सुबह भी होती है, शाम भी होती है, पर पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई कब शाम हुई। इसलिए मैं आप लोगों को दोनों ही बातें एक साथ बोल रहा हूँ, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। अब जैसा कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ और मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। मैं अपने छोटे से प्रयास को जो इस वीडियो के माध्यम से तब तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मेरे ज्ञान से या मेरे पास जो भी कुछ नॉलेज है उसका मैं अगर उपयोग करूं और उससे आपको फ़ायदा मिले तो मुझे बेहद खुशी होगी। कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया मेरे पिछले वीडियोज़ को देख करके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो बीएससी सेमेस्टर 2 का टॉपिक है उसको देख करके कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं उसके आगे की टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री के बारे में बात करूँ और उस पर वीडियो बनाऊँ। तो जैसा कि आप लोग सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या बीएससी के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो आप लोगों को ये टॉपिक के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए बस छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री के बारे में बताऊँगा। ये जो है काफ़ी सिंपल और बहुत ईजी वे में बनने वाला टॉपिक है। इसके लिए आपको ज़्यादा उतना दिमाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टरों में से है और बुक भी जो है कैलकुलस का हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस काफ़ी जो है पढ़ने में मज़ा आने वाला बुक है। तो आप लोग इसको बनाने में भी काफ़ी मज़ा ले रहे होंगे और इंटरेस्ट भी लेते हैं। साथ साथ उसमें आप लोगों के पास दिमाग का जो है आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी काफ़ी सराहनीय है। बहुत सारे बच्चों की अपनी अपनी एबिलिटी होती है, बच्चे हम लोग बताते कुछ है और वो अपने दिमाग से कुछ अच्छा और सोच लेते हैं उसके बारे में। ये भी एक बहुत ही अच्छा लगता है देख करके और समझ करके कि हाँ बच्चों का ज्ञान भी बहुत कुछ अपने आप में रहता है। जब उनके पास वैसी मौकाएँ आती हैं तो उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आप लोगों के टैलेंट और आप लोगों के नॉलेज को ध्यान में रखते हुए कि और इसमें वृद्धि हो और आप कुछ जाने अच्छा और आप कुछ अच्छा करें, तो आइए हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम तो मैंने पहले ही बता दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। तो ये जो है आपके समक्ष देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा, टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग dy/dx जो है उसको p के द्वारा डिनोटेड करते हैं और ये जो इक्वेशन होता है इसका फॉर्म जो है p का पावर n प्लस q1 p टू दी पावर n-1 प्लस डॉट डॉट प्लस q1 इक्वल टू 0 का होता है। तो ये जो आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिख रखा है इसको आप लोग पढ़ लें, एक बार देख लें, समझ लें। आइए हम आगे की बात करते हैं कि इसमें आगे होता क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म का है यानी कि यहाँ पर p जो है हमारा dy/dx के लिए इस्तेमाल किया गया है और जब हम लोग इस पर पावर 1 से ज़्यादा दे देते हैं तो ये नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। तो चलिए आप लोगों को मैं इस पर कुछ और बातें आगे की और सम कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में बताऊँगा। जैसा कि आप लोग को ये जानना होगा कि इसमें जो टिपिकली जो होते हैं ये 4 टाइप के इसके जो प्रकार हैं और उसके साथ उसको हम लोग सीखते कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता दूँ, p टू दी पावर n q1 p टू दी पावर n-1 q2 p टू दी पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस qn इक्वल टू 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होगा जिसमें p को हम लोग dy/dx के नाम से जानेंगे। अब ये dy/dx पे पावर जब 1 से बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि यही हमारा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया फर्स्ट ऑर्डर का बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, यानी n जो है यहाँ पर ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तब ये बन जाता है नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। तो बच्चों इसमें कोई खास आप लोगों को उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक का नाम से ही सारा क्लियर है। नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री यानी कि जो dy/dx होगा उस पर पावर 1 से ज़्यादा होगा। तो आइए इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो टाइप्स हैं जिनके आधार पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो है जो हमारा जो फॉर्म होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो वॉच करना होगा कि किस फॉर्म में है, तो उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व करने के 3 तरीके के लिए सॉल्व किया जाता है। एक होता है सॉल्वेबल फॉर x, एक होता है सॉल्वेबल फॉर y और एक होता है क्लैरेट्स फॉर्म। तो
ये 3 तरीके से, या क्लैरेट्स इक्वेशन आप यहाँ लिखें ज़्यादा अच्छा होगा, क्लैरेट्स फॉर्म से अच्छा, क्लैरेट्स इक्वेशन। क्लैरेट्स इक्वेशन के बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोल्यूबल फॉर एक्स, सोल्यूबल फॉर वाई और क्लैरेट्स इक्वेशन। आप बोलेंगे सर 4 की बात है, 3 ही हुआ, तो चौथा जो सबसे लास्ट में मैं लिख रहा हूँ वो है सोल्यूबल फॉर पी। और हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले इसी से कि सोल्यूबल फॉर पी कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा ना 4 टाइप हो गए। मैंने 3 तरीकों को पहले बताया, इसको लास्ट में बताया, क्योंकि हर बुक में सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा है, सोल्यूबल फॉर पी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग बच्चों देख रहे हैं कि 4 तरीके के लिए इसमें सॉल्व किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग सोल्यूबल फॉर पी के लिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा होता है और कैसे सॉल्व किया जाता है। आप लोगों का मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। जैसे देखिए, अगर आपके पास इक्वेशन इस तरह से दिया, पी स्क्वायर पी e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, वेयर आपको लिखा हुआ मिलेगा p इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो आप क्या करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है, अगर वो फैक्टराइज हो जाता है तब फिर हम लोग उसको रिजॉल्व कर लेंगे 2 पार्ट में फैक्टराइज करके, या फिर उसमें p के लिए सॉल्व कर देते हैं। तो p के लिए सॉल्व का मतलब होता है कि आंसर में p कहीं दिखाई नहीं देगा, p नहीं दिखाई देगा। इसका मीनिंग है कि डी वाई बाई डी एक्स आपका सॉल्यूशन में नहीं होगा। आइए समझते हैं, इसको हम लोग बना करके देखेंगे तब समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे पी स्क्वायर माइनस पी ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, पी ई टू दी पावर एक्स माइनस पी ई टू दी पावर माइनस एक्स। 1 की जगह पर हम लोग e टू दी पावर x इंटू माइनस ई टू दी पावर x का यूज करेंगे, ये भी 1 के बराबर होता है। इससे फैक्टराइज करने में आपको सुविधा हो जाएगी। तो p को जब आप कॉमन करोगे यहाँ से, तो यहाँ p माइनस ई टू दी पावर x आएगा, यहाँ से e टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो p माइनस ई टू दी पावर x आएगा इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों ने देखा कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज कर दिया है। अब ये पूरी तरह से फैक्टराइज होने के बाद बनेगा p माइनस ई टू दी पावर x और p माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो इससे आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि 2 फैक्टर हो गए, और दोनों फैक्टर में से अगर आप बारी बारी से अगर इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको क्या होगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कैसा बनेगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा p माइनस ई टू दी पावर x इक्वल टू 0। इससे आपको मिलेगा p इक्वल टू ई टू दी पावर x। यहाँ आप लिख सकते हो आइदर, तो p को हम लोग जैसा कि जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स के रूप में होता है, ई टू दी पावर x। तो y डी वाई इक्वल टू ई टू दी पावर x डी एक्स बनेगा। अब इंटीग्रेट करने के बाद हम लोगों को मिलेगा क्या, y इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस c1। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो y माइनस ई टू दी पावर x, ये हमारा वैल्यू किसका हो गया, इसको भी लेके इधर आते हैं इक्वल टू 0। अब हम लोग सेकेंड जो फैक्टर था हमारा उसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग, और वो हमारा इक्वेशन क्या था, वो इक्वेशन जो था यहाँ तक तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया। अब इसको मैं सफ़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये तो फैक्टर आप लोगों ने सीख लिया कैसे किया जाता है। अब फिर जो फैक्टर आएगा उसको किस तरह से हम इक्वेट 0 से करेंगे, और एक सॉल्यूशन हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया है। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट निकालेंगे। तो सेकेंड पार्ट कैसे निकलता है वो आप लोग देखिए। सेकेंड पार्ट हमारा जो था p माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स था इक्वल टू 0 के बराबर इसको भी लिया जाएगा। और जब हम लोग इसको लेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो डी वाई इक्वल टू हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिलेगा क्या, वाई इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस c2। अब यहाँ से आप एक सॉल्यूशन और प्राप्त कर लिए हो, y प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस c2 इक्वल टू 0। अब आप कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करेंगे कि कैसे लिखा जाए कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को बस प्रोडक्ट में लिख देना है, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बच्चों मैं कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए इसको फिर से सफ़ा कर देता हूँ। तो देख रहे हैं आप लोग एक सॉल्यूशन हमारा ये आया था और एक ये आया था। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा
वो आपका बन जाएगा y प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, सॉरी y माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस C1 और y प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस C2 इक्वल टू 0। तो जब आप लोगों ने देखा कि जो आंसर आया उसमें p कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इससे ये समझ में आता है कि हमने इसको सॉल्व किया किसके लिए, p के लिए सॉल्वेबल कर दिया। तो p के लिए सॉल्वेबल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जो आंसर आएगा उसमें p कहीं नहीं दिखाई देगा। दैट मीन्स कि dy/dx आपको दिखाई नहीं देगा। आप लोग इसके बाद अब आपका टॉपिक आएगा सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल। मैंने जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के सॉल्यूशन के बारे में बताया, उसमें जो आप लोग एक बात नोटिस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है, इसमें एक से ज़्यादा कांस्टेंट की उपयोग नहीं की जा सकती है। मैंने C1 और C2 लिखा है, उसको आप सेम समझेंगे, दोनों ही सेम कांस्टेंट हैं, कोई अलग अलग कांस्टेंट नहीं है। ये भ्रम में नहीं रहेंगे कि दोनों अलग अलग कांस्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन होता है, इसलिए इसमें एक से ज़्यादा कांस्टेंट नहीं हो सकते हैं। थैंक यू बच्चों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।